Welcome बच्चों once again. So today our topic is vector. वेक्टर बेसिकली आपकी सेकंड यूनिट में आएगा, फिर कुछ पार्ट थर्ड यूनिट में आता है, कुछ पार्ट फोर्थ यूनिट में आता है. बट इन कंपटीशन इट्स बेटर कि हम उसको बिल्कुल बिगनिंग में ही कर लें और फिर ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके पास अगर बीच में आएंगी वेक्टर से रिलेटेड डेफिनेटली आएंगी, तो आपको वो चीज़ें अंडरस्टैंड करना आसान रहे. तो हम वेक्टर को अलग से करेंगे. सो आवर टॉपिक इज वेक्टर्स. वेक्टर्स क्या होता है बेटा? सबसे पहले तो ये देखिए, हम बात कर रहे हैं, फिजिक्स स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें हम बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करेंगे. मैंने अभी एक नाम लिया आपके पास, फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसकी आप मेज़रमेंट कर सकते हो, जिसको आप मेज़र कर सकते हैं, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं. तो एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐसे लिखते हैं, Q इज इक्वल्स टू एन इंटू यू. इन सिंबल्स को देखिए, जो Q है आपके पास, ये फिजिकल क्वांटिटी है. दिस इज योर फिजिकल क्वांटिटी. And n is your numerical value, and u is your unit. ठीक है जी. तो ये देखिए, इसको आप ऐसे देखें, आई एम राइटिंग हियर 10 kg, 10 सेकेंड, 10 मीटर. देखिए, न्यूमेरिकल वैल्यू सबकी सेम है. जब तक ये यूनिट यहाँ नहीं लगेगी आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे. इवन कि आई एम राइटिंग 10 न्यूटन, आई एम राइटिंग 10 मीटर पर सेकेंड. आप मुझे बताएंगे यहाँ पर 10 kg ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली मास है. केजी से आपको पता लग गया कि ये मास की बात हो रही है, किसी बॉडी के मास की बात हो रही है, तो आपने यहाँ क्या लिख दिया? इट इज़ अ मास. अगर आपने लिख दिया सेकंड, तो आप अंडरस्टैंड कर गए कि ये टाइम की बात हो रही है. आपने लिख दिया मीटर, तो इसका मतलब है डिस्टेंस की बात हो रही है या किसी की लेंथ ब्रेड्थ की बात हो रही है. आपने लिख दिया न्यूटन, इसका मतलब फोर्स की बात हो रही है. आपने लिख दिया मीटर पर सेकेंड, तो या तो ये स्पीड है या फिर वेलोसिटी है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं. तो विद दिस न्यूमेरिकल वैल्यू वी कांट आइडेंटिफाई which physical quantity it is, right? So by writing unit we will able to know about the physical quantity. ये चीज़ें हैं physical quantity. ये देखिए, इनको हम physical quantity बोलते हैं, right? तो ऐसी क्वांटिटी जिनकी मेजरमेंट हो सकती है उनको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं. अब इन फिजिकल क्वांटिटीज़ में से कुछ स्केलर होती हैं, कुछ वेक्टर. फॉर एग्जांपल, जब मैं फोर्स की बात करूंगा तो ये वेक्टर क्वांटिटी है. क्यों है ये वेक्टर क्वांटिटी? अगर आप इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, यहाँ से आप यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, कितनी लगा रहे हैं जी? 10 न्यूटन. ये 10 न्यूटन से इस तरफ को चला जाएगा, ये ब्लॉक ऐसे मूव करना शुरू कर देगा. लेकिन जब आप इसी ब्लॉक पर, सेम ब्लॉक एम मास के ब्लॉक पर ऐसे फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में, फोर्स यहाँ भी आपने सपोज करिए 10 न्यूटन लगा दी, अब ये ब्लॉक इस तरफ को मूव करेगा. तो ये जानना हमें ज़रूरी हो जाता है कि बॉडी मूव तो करेगी, लेकिन किस डायरेक्शन में? राइट साइड को मूव करेगी या लेफ्ट साइड को? तो जहाँ आपको साइड्स की बात आ गई, डायरेक्शन की बात हो गई, तो वो क्वांटिटी होती हैं बेटा वेक्टर क्वांटिटीज़. और जिनमें इस चीज़ की कोई इम्पॉर्टेंस नहीं है उनको बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटी. तो हमने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया है. वी हैव डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन इज योर स्केलर, अदर इज योर वेक्टर. तो स्केलर कौन हुआ और वेक्टर कौन हुआ,
इसके बारे में बात करते हैं। स्केलर एक ऐसी क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है। सो स्केलर क्या होगा? स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की बात नहीं होगी। ओनली मैग्नीट्यूड, हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। वेक्टर, वेक्टर वो क्वांटिटी होते बेटा हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां से आप देख सकते हैं मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, टाइम, टाइम इज आल्सो स्केलर। हालांकि टाइम की एक डायरेक्शन कहीं तो वो कहा जा सकता है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, लेकिन वो फिक्स है, वो वैसे ही रहेगी। और ये जो वेक्टर के लॉज होते हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता टाइम में, तो इसीलिए हम इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। लेंथ, ये आपके पास डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। अगर तो डिस्टेंस हुआ तो ये स्केलर हुई, अगर ये डिस्प्लेसमेंट हुई लेंथ तो फिर ये क्या हो जाएगी? वेक्टर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपने 9th से पढ़ते आ रहे हैं। शॉर्टेस्ट पाथ, दैट इज, ये देखिए कोई बॉडी यहाँ से यहाँ चली गई इस जगह पर, तो ये जो पाथ है एक्चुअल ये तो डिस्टेंस है, इसको हम डिस्टेंस कहेंगे। लेकिन जब आप डायरेक्टली देखेंगे फ्रॉम बिगिनिंग टू फाइनल, इसको आप डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है बेटा वो रहेगी आपके पास स्केलर क्वांटिटी, और जिनके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों रहता है उनको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में बात करेंगे कि कितने टाइप की हम ये वेक्टर होते हैं और क्या क्या चीज़ें उनमें हम कैलकुलेट करते हैं, क्या उनकी रिप्रेजेंटेशन होती है। सो आई एम गोइंग टू राइट टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, आई होप आपको प्रॉपरली विजिबल है चीज़ें। टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहली टाइप आ जाती है बेटा, पहले तो देखिए वेक्टर लिखना कैसे है। एक एरो लगाते हैं, ये इसका हेड है, ये इसकी टेल है। हेड उसकी प्रोग्रेस दिखा रहा है, टेल कहाँ से ये आ रहा है, ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन है। जैसे सपोज करिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मैं उसके ऊपर ऐसे एरो लगा दूंगा। वेलोसिटी है अगर तो उसके ऊपर ऐसे एरो लग जाएगा। डिस्टेंस अगर मैंने ऐसे लिखा है तो ये डिस्टेंस है, लेकिन अगर इसके ऊपर ये लगा दिया तो ये डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। अगर आपने वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कितने टाइप के वेक्टर होते हैं? पहली आपके पास टाइप आती है बेटा इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को इक्वल कब कहा जाएगा? सपोज करिए मेरे पास एक ये वेक्टर है एंड देयर इज सम अनदर बी वेक्टर। इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन भी सेम है और आप इनकी लेंथ को मेजर करेंगे तो वो भी सेम है। तो ऐसे कोई भी वेक्टर जिनकी डायरेक्शन और लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड वो सेम हो उसको हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर। हैविंग सेम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, उसको हम कहते हैं बेटा इक्वल वेक्टर्स। ठीक है। दूसरी टाइप आपके पास आती है अनइक्वल वेक्टर्स, वो इसी का ऑपोजिट हो जाएगा तो उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए लिख लीजिए वैसे, अनइक्वल वेक्टर्स। अनइक्वल नाम से ही क्लियर है कि वो इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो इसका मतलब उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? डिफरेंट होगा। अगर डिफरेंट मैग्नीट्यूड है या डिफरेंट आपके पास डायरेक्शन है तो वो क्या हो जाएंगे? अनइक्वल वेक्टर। दे डू नॉट हैव सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड। दोनों में से कोई एक चीज़ भी हो तब भी आपके पास वो अनइक्वल ही हो रहेंगे। राइट। तीसरी टाइप आती है आपके पास, दैट इज द पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर्स,
पैरेलल कब कहेंगे? ये देखिए बेटा, ये पैरेलल वेक्टर हैं आपके पास, ठीक है, टू वेक्टर्स ये पैरेलल हैं आपके पास, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो इनको क्या कहेंगे हम, पैरेलल वेक्टर्स। बोथ, अच्छा जरूरी नहीं है मैग्नीट्यूड सेम हो, अगर मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो उसको इक्वल वेक्टर बोल देंगे, ठीक है। बोथ हैविंग सेम डायरेक्शन, तो उसको हम क्या कहेंगे, पैरेलल वेक्टर्स। सो यू कैन राइट हियर, ये ऐसे आपके पास ये पैरेलल वेक्टर आ गया। देखिए अगर सेम हो गए लेंथ तो फिर ये इक्वल वेक्टर ही बन जाएगा। फोर्थ पॉइंट आपके पास, दैट इज द एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल बेटा नाम से क्लियर हो गया, एंटी पैरेलल के जस्ट ऑपोजिट, तो ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, उनको हम क्या कहेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। सो ये आपके पास इस डायरेक्शन में है एक ए वेक्टर, और कोई दूसरा वेक्टर इसके ऑपोजिट साइड में आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास, इसको क्या कहेंगे हम, एंटी पैरेलल वेक्टर। ये आपके पास बी वेक्टर आ गया, उनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, बोथ हैव ऑपोजिट डायरेक्शन, बोथ हैव ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये बेटा आपके पास क्या होंगे, ऑपोजिट वेक्टर होंगे, ठीक है, या इनको एंटी पैरेलल आप वेक्टर बोल देते हैं। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट आपके पास आता है, दैट इज योर नेक्स्ट टाइप इज योर कोलिनियर वेक्टर। ये आ जाएगी आपके पास, जो भी आपके पास नंबरिंग होगी, लास्ट टाइम हमने नंबर दिया था 4, सो आई विल राइट हियर 5, दैट इज योर कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स बेटा, कोलिनियर मतलब ऐसे वेक्टर दोज विच आर एक्टिंग अलोंग सेम लाइन। सेम लाइन तो एंगल उनके बीच में 0 डिग्री भी हो सकता है और 180 डिग्री भी हो सकता है। इसका मतलब ये देखिए, ये वेक्टर, इसी के साथ मैंने एक और वेक्टर मिला दिया सेम लाइन पर, ये देखिए ये आ गया ए वेक्टर, और ये था आपके पास बी वेक्टर, तो इनको क्या कहेंगे हम, कोलिनियर, या इसका अपोजिट भी हो सकता है, ये आपके पास ए वेक्टर और ये आपके पास बी वेक्टर, तो ये भी आपके पास क्या बन गया, कोलिनियर वेक्टर्स, राइट। ये दोनों केसेस, दोनों चांसेस जो हैं वो किसके हैं, कोलिनियर। तो एंगल जो है उनके बीच में, ये देखिए यहाँ पर एंगल कितना बन गया, 180 डिग्री, तो एंगल 0 डिग्री भी हो सकता है और एंगल 180 डिग्री भी हो सकता है, ठीक है जी। एक आपके पास आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बेटा यही है वो वेक्टर जिसके बारे में हमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करना है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिए। पहले तो यूनिट बेसिकली जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो बेटा 1, उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 यूनिट, मतलब 1, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन इसकी कैप से लिखते हैं, ए के ऊपर कैप, जैसे ए कोई वेक्टर है तो उसको लिखेंगे हम ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा आपके पास। तो ये जो मैंने लिखा इसको थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे।
वेक्टर को पहले कैसे लिखें, फिर उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, फिर वो 1 यूनिट कैसे आएगा, ये भी देखते हैं। चलिए, पहले तो मैंने कोई एक्स वाई प्लेन ले लिया। दिस इज़ योर एक्स, ये है आपके पास वाई, जस्ट लाइक ए प्लेन। ये आपके पास एक्स वाई प्लेन है। यहाँ पर आपके पास कोई पी पॉइंट है। कोई आदमी यहाँ से चलता हुआ गया, घूमता हुआ, और वो अल्टीमेटली पी पॉइंट तक पहुँच गया, तो ये उसका ओ जगह से, ओ पॉइंट मतलब ओरिजिन से उसका ये डिस्प्लेसमेंट आ गई। अब इस पी पॉइंट पर आपके पास कुछ कोऑर्डिनेट हैं इसके। सपोज करिए इट इज़ गिवन इन मीटर, ये भी आपके पास मीटर में दे रखा है, और इसको हमने ऐसे डिवाइड कर दिया, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2। उसी तरह से यहाँ पर 1 आ गया, 2 आ गया, और ये इधर 3 आ गया। तो इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बने, 2 and 3। तो इस वेक्टर को, ये जो ओ से लेके पी तक का वेक्टर है, इसको मैं ओ पी वैक्टर लिखूंगा, या इसको ए वेक्टर में मान लेता हूँ। ये रिप्रेजेंटेशन होगी कि ये डिस्प्लेसमेंट है उसकी, कहाँ से, ओ से लेके पी तक। लिखने का तरीका देखिए। अब इस ए को क्या लिखूंगा मैं, आई विल राइट दिस ए, एक्स की तरफ को इसकी वैल्यू 2 है बेटा, वाई की तरफ इसकी वैल्यू 3 है। तो साइंटिस्टों ने, मैथमेटिशियन लोगों ने एक रूल बनाया कि हम एक्स एक्सिस को आई कैप की फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज नोन एज आई कैप, आई के ऊपर कैप। जे एक्सिस की तरफ को जो चीज़ें होंगी उनको, वाई एक्सिस की तरफ को, उसको हम जे कैप में लिखेंगे, और जो जेड एक्सिस मतलब जस्ट लाइक ये, इसकी तरफ को जो चीज़ें होंगी उसको हम के कैप में लिखेंगे। अब मैं ये के कैप, जे कैप, ये क्या चीज़ें हैं, ये भी बेटा यूनिट वेक्टर है। हर एक यूनिट वेक्टर उस वेक्टर की, उस वैल्यू की, जिस तरफ को वो वैल्यू है उसकी वो डायरेक्शन बताता है। सपोज करिए ये 2 वैल्यू है, ये किस तरफ को है, एक्स की तरफ को, तो इसको हम आई से लिख देते हैं। यूनिट वेक्टर मैं इसलिए कह रहा हूँ इसको, आई कैप इज आल्सो ए यूनिट वेक्टर, जे कैप इज आल्सो यूनिट वेक्टर, के इज आल्सो यूनिट वेक्टर, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड 1 है। जब आप इनको किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होने वाला। तो मैं इसको लिखने की रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ आपको कि x की तरफ को वैल्यू 2 है, आई कैप मैंने लिख दिया। क्यों लिखा आई कैप, दैट इट इज़ अलोंग एक्स एक्सिस। 2 वैल्यू किस तरफ को है, एक्स एक्सिस। मैं बार बार x नहीं लिखूंगा ना, y नहीं लिखूंगा, क्योंकि x की वैल्यू तो 2 है, लेकिन डायरेक्शन किससे दूं मैं, तो डायरेक्शन देने के लिए ये मान लिया गया कि x की तरफ को जो यूनिट वेक्टर हम लिखेंगे, जो डायरेक्शन बताएगा एक्स एक्सिस की, वो आई कैप से लिखी जाएगी। ठीक है, तो इसको आपने चेंज नहीं करना है, ये माना गया है, सबकी तरफ को यही रखा है, सारी कैलकुलेशन ऐसे ही करनी है। सो ये आ गया 2, वैसे ही y की तरफ को 3 जे कैप, जेड यहाँ है नहीं, ये मैंने बनाया, एक्सिस जरूर है, लेकिन ये पॉइंट कहाँ है, प्लेन पर है। अगर ये 3D में होता तो जेड भी आ जाता। तो मेरे पास वेक्टर ये बन गया। अब दिस इज द फाइनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब देखिए आप, इसी से हम थोड़ा और आगे चलते हैं। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, देखो मैग्नीट्यूड मॉडुलस, ये मैथमेटिक्स में आपने पढ़ रखा है। तो इसको कहेंगे हम 2 का स्क्वायर, जो x की वैल्यू है, प्लस 3 का स्क्वायर अंडर द रूट। आपको याद होगा ये एक तरह से डिस्टेंस फार्मूला आप यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में, या फिर पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे। यहाँ पर ये 2 है, ये 3 है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये वही चीज़ है, ये बेसिकली वही चीज़ है, लेकिन यहाँ वेक्टर नहीं लिखने हैं, मैग्नीट्यूड में फिर डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 4 + 9, इट इज़ अंडर रूट 13। ये आ गया बेटा इसका मैग्नीट्यूड। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, जो कि यहाँ लिखा है, तो निकाल के देखते हैं। मैंने क्या कहा, ए कैप इज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर कौन सा, ये वाला है, दिस इज द वेक्टर। सो आई विल राइट 2i कैप प्लस 3j कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना आ गया बच्चे, अंडर रूट 13 लिख दिया हमने। इसको थोड़ा सेपरेट करिए, 2/√13 आई कैप प्लस 3/√13 जे कैप। अब मैंने आपसे क्या कहा था, उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट आता है, मतलब 1 आता है, यूनिट ही आता है, 1 आएगा। तो चेक कर लेते हैं जी,
इसका भी मैग्नीट्यूड निकालो बेटा। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका वही है, 2/√13 का स्क्वायर, आई के साथ जो वैल्यू है उसका स्क्वायर, 3/√13 का स्क्वायर, और फिर ले लीजिए अंडर रूट। आप क्या देखते हैं क्या वैल्यू आएगी, नीचे 13 आएगा, ऊपर 4 + 9 13, तो इट इज़ 13/13 अंडर रूट। सो दिस ए यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड इज़ 1। तो जो अभी बात हमने कही आपसे कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, वो चीज़ यहाँ पर सेट होती है। तो इसी तरह से आप एग्जाम्पल एक और ले सकते हैं, थोड़ा आप साथ में करेंगे, मैं भी करूँगा, आप साथ के साथ करते रहिए। ये आपके पास देखिए क्या चीज़ बनती है। अब मैं 3D में कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ। आई एम टेकिंग ए 3D डायग्राम। मैंने एक क्यूब ले लिया, क्यूब की हर एक साइड लेंथ 1 मीटर है, तो वैल्यू आपके पास ऐसे आ जाएगी, ये ऐसे क्यूब बन गया, और दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग योर एक्स एक्सिस, दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग जेड एक्सिस, दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग योर वाई एक्सिस। कोई पॉइंट यहाँ पर है, आप देखिए, आप घर के किसी एक कोने में बैठे हैं, उसके डायगनली ऑपोजिट साइड में टॉप फ्लोर पर आप फर्श पर बैठे हैं, छत को देखिए और अपने से ऑपोजिट कॉर्नर देखिए बिल्कुल स्ट्रेट, तो वो आपको ऐसे नज़र आएगा। तो ये जो P पॉइंट है इस O से, इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे बेटा, आपसे ये x की तरफ से 1 मीटर है, y की तरफ से भी 1 मीटर है, z की तरफ से भी 1 मीटर है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे आपके पास वो कितने आ जाएंगे, 1 1 आ जाएंगे। क्यों लिख रहा हूँ मैं 1, क्योंकि x एक्सिस की तरफ से इसकी वैल्यू कितनी है ऊपर, ये देखिए ये 1 है, y एक्सिस से कितना दूर है, ये इस एज से कितना दूर है ये पॉइंट, ये भी आपके पास कितना है, दैट इज़ 1। z एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है ये 1 है आपके पास। तो इस तरह से आपके पास इसके कोऑर्डिनेट क्या बन गए, 1 1 1। क्लियर। अब हमने इसका वेक्टर लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, OP वेक्टर इज योर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, यही आएगा बेटा। 1 को हम लिखेंगे नहीं, 1 1 आएगा सबके साथ, तो ये आगे वैल्यू, कोई और हो तो वो भी आप ले सकते हो। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा बेटा, OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर द रूट, सो दिस इज योर अंडर रूट 13। ये तो बेटा मैग्नीट्यूड बन गया इसका, ठीक है। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या आएगा, देखिए यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन, OP यूनिट वेक्टर, कैप लगा दी हमने पूरे OP के ऊपर, कोई नाम देना है एक वो भी दे सकते हो आप। सो OP वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, सो ये हमने लिख दिया। सो OP कैप ये यूनिट वेक्टर बन गया। OP किसके इक्वल है, देखिए I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना बन गया बेटा, मैग्नीट्यूड इज 3, सॉरी आई एम राइटिंग 13, दिस इज योर 3, ये 3 है आपके पास, 3 3, सो दैट इज 3। तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, 1/√3 I कैप प्लस 1/√3 J कैप प्लस 1/√3 K कैप, ये आ गया आपके पास। सो OP यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा आपके पास, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए ज़रा, मैग्नीट्यूड आप ऐसे ही निकालेंगे, प्लस 1/√3 होल स्क्वायर प्लस 1/√3 होल स्क्वायर अंडर रूट, सो दिस इज योर 3/3 अंडर रूट विच इज इक्वल्स टू 1। तो यही हम बात कर रहे हैं बेटा कि जो आपके पास यूनिट वेक्टर है वो बेसिकली उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और ये जो I J K है इनको हमने अज्यूम कर लिया है कि ये I यूनिट वेक्टर है अलोंग x एक्सिस, J आपके पास यूनिट वेक्टर है अलोंग y एक्सिस, और वैसे ही K आपके पास यूनिट वेक्टर है अलोंग z एक्सिस, ठीक है। उसी तरह से कुछ और वेक्टर्स हैं आपके पास। नेक्स्ट आपके पास टाइप आती है, दैट इज योर 7th टाइप। नंबर 7 पर आपके पास एक आता है जीरो वेक्टर।
ज़ीरो वेक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए बेटा, किसी भी चीज़ का रिजल्ट ज़ीरो आ जाए तो न्यूमेरिकली तो आप उसको ज़ीरो लिख देते हैं, लेकिन ज़ीरो की डायरेक्शन ना आर्बिट्रेरी होती है। जैसे सपोज करो ये पॉइंट है, इसकी क्या डायरेक्शन होगी, किसी भी तरफ को हो सकती है, राइट। तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन क्या होती है, आर्बिट्रेरी, नॉट डिफाइंड, राइट। किसी भी डायरेक्शन में ये हो सकती है। तो जीरो वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो है। एक एग्जाम्पल देखिए, और मैंने एक बॉक्स लिया, इस तरफ से आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाई, इस तरफ से भी आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाई, ये कहीं नहीं जाएगा, तो रिजल्ट कितना आ गया, ज़ीरो। लेकिन ज़ीरो ऐसे नहीं लिखेंगे, ज़ीरो लिख दिया, ज़ीरो के ऊपर वेक्टर, मतलब जो लगा रहे हो वो फोर्स है, लेकिन उसका नेट रिजल्ट कितना आ रहा है, ज़ीरो। तो ज़ीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो है, लेकिन डायरेक्शन क्या है उसकी, आर्बिट्रेरी। हैविंग ज़ीरो मैग्नीट्यूड but direction is arbitrary, not defined, right। तो ये आ गया आपके पास जीरो वेक्टर। एक आपके पास टाइप आती है, दैट इज द ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। इसकी भी बात कर लेते हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर भी होता है और ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर भी होता है। तो ये सिंपल ही है, जो अभी मैंने आई जे के लिखे थे वो सारे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर हैं। ऑर्थोगोनल वो होता है जो दो वेक्टर्स को ऑर्थोगोनल कब कहा जाएगा, जब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये देखिए, ये दोनों ऑर्थोगोनल हैं अगर इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, सिंपल। तो ये आपके पास एक्स एक्सिस था, आई कैप लिखा आपने, ये वाई एक्सिस था, इसको रिप्रेजेंट जे से किया, ये जेड था, ये आपने के से किया। तो ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब ये ऑर्थोगोनल है, राइट। दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो दे नोन एज द ऑर्थोगोनल वेक्टर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, then they are ऑर्थोगोनल। अच्छा, इसको निकालने का तरीका होता है, उसको थोड़ा मैं आगे डिस्कस करूंगा जब इनकी प्रोडक्ट की बात आएगी। अभी मैं उस चीज़ पर बात नहीं करने वाला, ठीक है। तो एक और टाइप होती है, देखिए इसकी वेक्टर में नेक्स्ट टाइप आती है आपके पास पोलर वेक्टर्स। नाइन्थ जो है दैट इज द पोलर वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर जो जिनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, जिनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आपके पास है, उनको हम क्या कहेंगे, पोलर वेक्टर बोलते हैं। दीज हैव स्टार्टिंग पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट जहाँ से वो निकल रहे हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जहाँ पर वो लग रहे हैं। जब ये चीज़ फिक्स है आपके पास, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोलर वेक्टर्स। These have starting point or point of application, point of application, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द पोलर वेक्टर, ठीक है। तो एक हमारे पास और वेक्टर आता है, एक आता है बेटा आपके पास एक्सियल वेक्टर। One is your axial vector। एक्सियल वेक्टर कोई भी जो रोटेशन के बारे में बताता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर। ये रिप्रेजेंट करते हैं रोटेशनल इफेक्ट। पोलर वेक्टर देते हैं लीनियर इफेक्ट, यहाँ लिख भी देता हूँ, दे गिव लीनियर इफेक्ट। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में, राइट, लीनियर इफेक्ट। और ये कौन से वेक्टर, दे गिव रोटेशनल इफेक्ट। रोटेशनल इफेक्ट, रोटेशन का मतलब समझते हो, जैसे ये रोटेट किया ऐसे,
तो रोटेट करने वाला जो वेक्टर है वो देगा आपको रोटेशनल इफेक्ट। तो क्लॉकवाइज हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। ऐसे वेक्टर जो आपके पास रोटेशन से आते हैं उसको हम बोलते हैं रोटेशनल वेक्टर। कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, अभी आपको शायद इसका नाम का पता नहीं लगेगा लेकिन हम लिख देते हैं। जैसे एंगुलर वेलोसिटी, एग्जाम्पल इसका एंगुलर वेलोसिटी, ये आपके पास क्या है, एंगुलर मतलब एंगल के साथ जो चीज़ चेंज कर रही है। ये देखिए, ये पहले ये था यहाँ, ये घूम के ऐसे चला गया इस जगह पर, तो दिस इज नोन एज द ए पॉइंट, ए डैश, ये ए डबल डैश या ए और बी ले लीजिए। तो ए रोटेट कर रहा है, तो जो डायरेक्शन आएगी इसकी वो कहाँ आएगी, वो आएगी अपवर्ड। तो इस तरह से थोड़ा डिटेल में आगे जाएंगे जब आपको क्रॉस प्रोडक्ट बताऊंगा, लेकिन आप ऐसा रखिए याद कि एक्सियल वेक्टर वो होता है जो रोटेशनल के बारे में बताता है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ये भी आपके पास क्या है, एक्सियल वेक्टर है। कोई भी ऐसा वेक्टर, इसकी डायरेक्शन देने के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। देखिए ए वेक्टर यहाँ से घूमा और ऐसे चला गया और थंब कहाँ जा रहा है, अपवर्ड, तो इसका मतलब इस तरफ को। अगर ये ऐसे घूमता तो ये कहाँ जाता, डाउनवर्ड। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज गया तो अपवर्ड आ गया, अगर ये क्लॉकवाइज गया तो ये डाउनवर्ड। क्लॉकवाइज मतलब जैसे क्लॉक घूमती है, राइट। क्लॉकवाइज घूमा तो ऐसे गया तो ये डाउनवर्ड, अगर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक के बिल्कुल अपोजिट, तो ये अपवर्ड। तो इसकी डायरेक्शन दी जाती है राइट हैंड थंब रूल से। एक और आपके पास वेक्टर आता है, दैट इज नोन एज द कोप्लेनर, कोप्लेनर वेक्टर। बेटा नाम से बहुत ही क्लियर है, कोप्लेनर, एक ही प्लेन में जो लाई कर रहे हैं। ये देखिए, ये वेक्टर आ गया, ये आ गया, एक ही शीट पर हमने रख दिए, ये रख दिया मैंने, दो पेन रख दिए यहाँ पर, तो ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे। तो ये क्या बन गया, कोप्लेनर, सेम प्लेन में है, तो दे आर नोन एज द कोप्लेनर, ठीक है बेटा। एक और वेक्टर आपके पास, दैट इज द नेगेटिव वेक्टर। भाई नेगेटिव वेक्टर कौन होता है, जैसे सपोज करो ये ए वेक्टर है, इसका नेगेटिव क्या होगा, ये। तो ऐसा कब हो सकता है, मैग्नीट्यूड तो बेटा ए ही रहेगा, नेगेटिव का मतलब है कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी आपके पास, ऑपोजिट हो गई। वेक्टर तो सेम है लेकिन पहले डायरेक्शन क्या थी, इस तरफ को, इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, इस तरफ को। हालांकि ये ए वेक्टर है, ये इसको हम माइनस ए वेक्टर लिखेंगे क्योंकि ऑपोजिट साइड को है, ठीक है। इफ इट्स डायरेक्शन इज ऑपोजिट बट मैग्नीट्यूड इज सेम, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो ये थे आपके पास कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो आज यहीं तक करेंगे, बाकी इसके कुछ और प्रिंसिपल्स, लॉज हैं, उनको कल पढ़ेंगे। थैंक यू, एंजॉय करिए, और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।